हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज का टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं फेडरिक रेडजेल के बारे में। ठीक है, फेडरिक रेडजेल के बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके दो कॉन्सेप्ट थे। पहला था कि जैविक राज्य की अवधारणा। ठीक है, कि अवधारणा इसके अपन नोट्स भी देखेंगे बाद में। एक तो पहला तो टॉपिक इसका ये था, पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट था लेबनसरम वाला, कि रहने के लिए स्थान। ये वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये रेड जेल के बारे में अपन पढ़ने से पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं अपन, कि इसका टाइम पीरियड था 1844 से लेकर 1904 तक। ठीक है, 1904 तक। ठीक है, तो फेडरिक रेड जेल के बारे में पढ़ने से पहले अपन चार जनों के बारे में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चार जने अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि चार जने कौन कौन से थे। देखना, फेडरिक रेडचेल के बारे में अपन जब तक पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, इसके साथ साथ ही अपन देखेंगे जियो पॉलिटिक्स। जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, जियो पॉलिटिक्स, जिसको अपन जियो पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स जिसको अपन भू राजनीति बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डेवलप होगा। और उसी के कॉन्सेप्ट को अपन देखो, इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस मेन जो चीज़ है ये जियो पॉलिटिक्स, ये कैसे इन्वॉल्व होती है, ये कैसे, इसका कैसे इवोल्यूशन होता है, ये कैसे विकास करती है, इस अवधारणा का कैसे कॉन्सेप्ट रिवील होता है, ये चीज़ अपन इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इस जियो पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले रेड जेल को पढ़ेंगे। रेड जेल के पढ़ने के बाद में अपन जेलेन को पढ़ेंगे, जो कि रेड जेल के ही शिष्य थे। और जेलेन के पढ़ने के बाद में अपन होशोफर को पढ़ेंगे। ठीक है, होशोफर, ये तीनों के बारे में जैसे ही अपन पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी जियो पॉलिटिक्स अपने को समझ में आ जाएगी। वरना जियो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी एक ऐसी ऐसी डेफिनेशन बना रखी है जो अपने को समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अपन ये एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि रेड जेल को पढ़ने से पहले अपन चार जोग्राफर्स के नाम देखते हैं। पहला तो आता है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, पहला आता है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आता है अपने कार्ल रिटर, दूसरा हो गया। और तीसरे तीसरे और चौथे का नाम अपन एक साथ लेते हैं। ठीक है, एक का नाम था स्पेंसर और दूसरे का नाम है सेफल। ठीक है, एक का नाम है स्पेंसर और दूसरा नाम है सेफल। देखना, अपन इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। चारों के अपन जैसे फ्रेडरिक रेडचेल को राजनीतिक भूगोल का पिता बोलते हैं। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ राजनीतिक भूगोल। तो अपन इसको राजनीतिक भूगोल का फादर क्यों बोलते हैं, वो चीज़ अपन यहाँ इन चारों में पढ़ेंगे, कि अपन इसी को रेडजेल को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी अपन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में, इनके बारे में, चारों के बारे में छोटी छोटी चीज़ देखेंगे, जिससे इवोल्यूशन हो रहा है एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो थॉट्स बनते हैं। ठीक है, कि रेडजेल ने क्या सोच के एक बुक लिखी, क्या सोच के अपने बुक में अपने जो सारे विचार हैं वो प्रस्तुत किए, तो अपन वही चीज़ यहाँ से निकालेंगे, सारी की सारी चीज़। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने, अपन देखते हैं कि इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इसका इसका जो अपन पूरा नाम देखते हैं, उद्भव जीवों का उद्भव। ये चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये जो प्रकाशित हुई ना, जैसे कि ये प्रकाशित करी थी इसने ना 1859 में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हो गई थी। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अपन देखते तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट था। ठीक है, कि ये बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना के कारण लोग जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, लोग तो क्या बोलते हैं अपन, ज्योग्राफर जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में चीज़ों को इंपॉर्टेंस देने लगे, कि कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, ज़्यादा मैटर करेगी, वो चीज़ यहाँ से होने लगी थी। कि अपन एक जीव रूपी चीज़ को भी अपन क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर रिलेट करके पढ़ सकते हैं, वो चीज़ लोगों ने सोचना शुरू किया। तो इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के अंदर क्या लिखा था, कि जो भी जीव है अपने अस्तित्व के लिए, इसमें चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, जिसको अपन डार्विनवाद भी बोलते हैं। ठीक है, डार्विनवाद आपने पढ़ा ही होगा, और डार्विनवाद नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, इसमें चार्ल्स डार्विन ने बताया कि जो भी जीव है, जैसे कोई जीव है, जैसे किसी भी एक जीव का एग्जाम्पल ले लो कि ये एक जीव है। ठीक है, इस जीव को अपनी रक्षा के लिए, एक तो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी रक्षा, ठीक है, एक तो अपनी रक्षा, और दूसरा अपने अस्तित्व के लिए
तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरा अपना अस्तित्व के लिए। हमेशा उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो इन्वायरमेंट है ना आसपास का, इसको अपने भोजन के लिए, इसको अपने भोजन संसाधन के लिए, इसको अपने अस्तित्व के लिए, इसको अपने रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा। और हमेशा इसको ना एक दूसरों से मतलब लड़ाइयाँ लड़ के ही अपना अस्तित्व बचाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा, नहीं तो ये इसका अस्तित्व खो देगा। इस डार्विनवाद के अंदर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, इसमें ये संकल्पना जो है डार्विन ने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन का देखा, थोड़ा थोड़ा देख के जा रहे हैं अपन कि कैसे रेडजेल आता है। रेडजेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलता है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या बोला कि जीवों का उद्भव, जो उसकी बुक थी उसमें ऐसा बोला कि कोई भी जीव है उसको अपने जीवन के लिए, उसको अपने अस्तित्व के लिए, उसको अपनी रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ता है, और वो संघर्षरत नहीं रहेगा तो वो अपना अस्तित्व वहाँ से खो देगा। ये तो हो गया चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और दूसरा अपन ने पढ़ा था कार्ल रिटर, ठीक है। इसने देखना इसने चार्ल्स डार्विन ने जो अपन ने पढ़ा ना, इसने इतना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज देके पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रुक गया था। जबकि चार्ल्स डार्विन देखते हैं कि चार्ल्स डार्विन नहीं, अब रिटर को देखते हैं ना, तो रिटर ने क्या किया था, एक तुलनात्मक भूगोल, जिसको अपन तुलनात्मक भूगोल, ठीक है, तुलनात्मक भूगोल में जो भौतिक रूप से जो जीवों का विकास होता है ना, भौतिक रूप से कि कौन से साइकिल से होके एक जीव अपनी जो भौतिक रूप से मतलब एक जीव है, वो किस साइकिल से होके अपना अस्तित्व को बना रहा है, या फिर अपनी जो लाइफ सर्कल है उसको सस्टेनेबल बना रहा है, ठीक है। तो इसमें सब इसने ना, ये जिस तरीके से जीव एक चक्र के रूप से अपने जीवन को सस्टेन बनाने की कोशिश करता है, अपना विकास करता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी तरीके से इसने ये रिटर ने ये बताया था कि एक राज्य है ना, राज्य का विकास, जो किसी राज्य का विकास होता है ना, वो भी इसी चक्रीय सिद्धांत के हिसाब से होता है, ठीक है। यानी कि चार्ल्स डार्विन ने, रिटर ने क्या बताया था कि रिटर ने ये बताया कि ये इसकी बुक का नाम है तुलनात्मक भूगोल, ठीक है। तो इसके अंदर इसने ये बताया कि जैसे एक जीव है वो एक सर्कल के हिसाब से अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी तरीके से राज्य का जो विकास होता है ना, वो भी एक चक्रीय सिद्धांत के हिसाब से होता है। कैसे होता है कि पहले उसका जन्म होता है, ठीक है, जैसे किसी जीव का जन्म होता है, फिर वो प्रौढ़ावस्था में आता है, ठीक है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये तीनों सर्कल पार करता है कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव ये तीनों सर्कल पार करता है। तो राज्य का भी सबसे पहले जन्म होता है, ठीक है। राज्य जैसे बाउंड्री वगैरह, टेरिटरी वगैरह सब कुछ तय हो गई, तो उसका जन्म हो गया। अब उसकी प्रौढ़ावस्था ये कि राज्य के अंदर कितने संसाधन हैं, कैसे वो सस्टेन कर रहा है, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है, अपने जो बाउंड्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका भरण पोषण कैसे हो रहा है, वहाँ के संसाधन कितने हैं, संसाधन के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी, या फिर किसी और चीज़ पर डिपेंडेंसी है, ताकि वो उससे दूसरे राज्य के ऊपर अटैक करके उसको एक्वायर कर रहा है, उसको कॉन्कर कर रहा है। तो ये चीज़ अपने को इसमें देखने को मिलती है। और लास्ट में जब एक राज्य बहुत बुरी तरीके से संसाधन हीन हो जाता है, और संसाधन हीन होने के साथ साथ में उसकी पॉलिटिकल पावर, या फिर अगर किसी के अंदर डिक्टेटरशिप है वो अगर पूरी ख़त्म हो जाती है, तो पूरा राज्य का विनाश हो जाता है और राज्य ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर ये कार्ल रिटर ने ये चीज़ बताई थी। अब अपन स्पेंसर और सेफेल के बारे में बोलते हैं। स्पेंसर और सेफल, ठीक है। स्पेंसर और सेफल देखना, रेड जेल अब आएगा। अपन इन चारों को इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे इन चारों को पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जब टीचर्स पढ़ाते तो इन चारों के बारे में नहीं बताते, लेकिन मैं आपको एक बेस तैयार करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चारों जो लोग अपना जो अपना जो सिद्धांत देके गए थे, अपनी जो मूल बातें रख के गए थे ना, उससे देखना रेड जेल छोटी छोटी बातें निकाल के अपनी एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक तैयार करेगा। इसी वजह से अपन इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। तो देखना, इन्होंने क्या किया था कि जो चार्ल्स डार्विन देखे गया था, ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने दी थी ना, इसका अपन यहाँ पे ये अपन नहीं, ये सेफर और स्पेंसर यह करते हैं कि जैविक राज्य का जो उद्भव का जो सिद्धांत है कि जैविक राज्य कैसे विकास करता है, उसका जो सिद्धांत है, इसको स्पेंसर ने तो इंग्लैंड में और सेफर ने जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में जैसे इसने तो इंग्लैंड के अंदर इसको जो जैविक राज्य का सिद्धांत है इसको मतलब
प्रसार किया इसका इंग्लैंड के अंदर, और जर्मनी के अंदर किसने किया? जर्मनी के अंदर सेफल ने किया था, ठीक है। यानी कि इस इनको इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों स्टेट्स के अंदर, इन दोनों देशों के अंदर जैविक राज्य के सिद्धांत, जैविक राज्य का सिद्धांत, जैविक राज्य का सिद्धांत, इसको बढ़ाने के लिए सेफर और स्पेंसर ने इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इनको मतलब इनका प्रचार करने लगे थे कि ऐसी सी बात है। और एक स्पेंसर के बारे में एक चीज़ लिखी जाती है कि स्पेंसर ने ना एक, आपने एक कोटेशन सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कोटेशन आपने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बहुत बार नेट में भी पूछा गया है और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका स्लोगन है, किसका कोटेशन है। तो अपन इसमें देखते हैं कि ये स्पेंसर का कोटेशन है, स्पेंसर का कोटेशन है। ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इसको अपन हिंदी में बोले तो उत्तरतम योग्यता का सिद्धांत, या फिर उत्तरजीविता का सिद्धांत, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, उत्तरजीविता का सिद्धांत, ठीक है, इसको अपन ऐसे बोलते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी जो आपके इसके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आगे लास्ट में, जब अपन पूरा का पूरा टॉपिक समझ के ख़त्म करेंगे तब आपको सारे नोट्स उसमें से आप देख लेना, ठीक है। तो इसने ना स्पेंसर, इसने एक तो कोटेशन क्या दिया, स्पेंसर की दो बातें ध्यान रखना, स्पेंसर की दो बातें कौन सी कि एक तो इसने इंग्लैंड में इसका प्रचार प्रसार किया जैविक राज्य का सिद्धांत का, दूसरा इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का स्लोगन दिया या फिर कोटेशन दिया, और दूसरा अपन देखते हैं, तीसरा अपन देखते हैं कि इसकी एक पुस्तक है जिसको अपन सामाजिक डार्विनवाद बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद। इसका जो है इसकी एक सोशल डार्विनिज्म इसको बोलते हैं अपन। तो इसको भी ये मतलब इसने स्पेंसर ने अपने क्या नाम है उसका, इसको सोशल डार्विनवाद के अंदर जो समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है ना, वो एक पुस्तक थी इसकी, स्पेंसर की, समाजशास्त्र का सिद्धांत, जो कि 1896 के अंदर ये देता है। और 18 अपने क्या बोलते हैं, इसने ओरिजिनल स्पीसीज कब दी थी? 1859 में। किसने दी थी? डार्विन ने। डार्विन की पुस्तक को पढ़ के, डार्विन का जो जैविक राज्य का सिद्धांत है उसको पढ़ के इसने क्या दिया था? सामाजिक डार्विनवाद। यानी कि ये डार्विन की पुस्तक को पढ़ के दे रहा है स्पेंसर, तो इसने क्या दिया था? सामाजिक डार्विनवाद, लगभग 1896 के अंदर, ठीक है। अब ये चारों चीज़ें अपन ने पढ़ी है इसके बारे में। ये चारों चीज़ पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि किस तरीके से रेडजेल आता है, और रेडजेल ने अपने जो भी अपना जो सिद्धांत है उसके अंदर कैसे क्या ये इसको पूरा ऐसे करके और पूरा संकलित करके उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है बोला जाता है। अब अपन देखते हैं रेडजेल के बारे में, ठीक है। रेडजेल से पहले अपन ने किस किस के बारे में देखा? एक तो डार्विन के बारे में देखा, दूसरा कार्ल रिटर के बारे में देखा, तीसरा किसके बारे में देखा अपन ने? स्पेंसर और सेफल के बारे में, ठीक है। स्पेंसर और इन चारों ने, इसने भी जैविक राज्य का सिद्धांत दिया, लेकिन जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उस बुक के अंदर दिया, ठीक है। उसकी एक पुस्तक थी, उस बुक के अंदर एक छोटा सा एक सिद्धांत दे दिया। और कार्ल रिटर एक छोटा सा सिद्धांत नहीं बोलते इसको, वैसे तो बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन अपन इसको रेडजेल की जो बुनियादी जो नींव है वो उसको लाने के लिए अपन इसको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। कार्ल रिटर ने तुलनात्मक भूगोल के अंदर बताया कि राज्य कैसे जन्म लेता है, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था कैसे चलती है, फिर वो लास्ट में अगर उसकी संसाधन वगैरह, उसकी डिक्टेटरशिप या फिर उसका जो डेमोक्रेसी वो अगर पूरा खत्म हो जाए तो एक पूरा राज्य अस्तित्व खो देता है, ठीक है। यानी कि उच्चतरी सिद्धांत बताया था राज्य का, ठीक है। और फिर स्पेंसर और सेफल, स्पेंसर के बारे में अपन ने दो बातें देखी थी, कौन सी बातें स्पेंसर के बारे में? एक तो इसने इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड के अंदर जो है अपने क्या नाम है इसका जो जैविक राज्य सिद्धांत उसका प्रसार किया। और दूसरे के अंदर अपन देखते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसका स्लोगन इसने दिया। और तीसरी अपन देखते हैं कि सामाजिक डार्विनवाद जो ये पुस्तक है, ये इसने सामाजिक डार्विनवाद पुस्तक लिखी थी। अब अपन रेडजेल को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेडजेल आता है ना, तो रेडजेल क्या करता है कि जैविक राज्य की संकल्पना में रेडजेल जो है ना, जैसे इसको यहाँ पे चार चीज़ें पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं कि रेडजेल ने क्या किया था। रेडजेल ने किया था कि जो जैविक राज्य की संकल्पना है, ठीक है, जैविक राज्य की संकल्पना, इस जैविक राज्य की संकल्पना में रेडजेल ने क्या किया? देखना, रेडजेल ने कुछ भी ज़्यादा काम तो किया नहीं है वैसे। इसने क्या किया? स्पेंसर और सेफल के विचार उठाए, इसने रिटर के विचार उठाए, इसने डार्विन के विचार उठाए। इन सभी की विचार विरासत को इसने एक बुक के अंदर लिख दिया,
एक बुक के अंदर लिख दिया जिसका नाम रखा इसने पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो इसकी बुक कब ये 1907 के अंदर, ठीक है, 1897 के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के अंदर कि ये पुस्तक किसकी है, रेडजिल की है, ठीक है। अब इसको ये पुस्तक लिखी है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेडजिल ने किया क्या था। रेडजिल ने जो जैविक राज्य की संकल्पना थी उसमें इन चारों की जो विचारीय विरासत थी इसको आगे बढ़ाया और जैविक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करी और ये पुस्तक लिखी, ठीक है। ये पुस्तक लिखने के बाद में इसको मतलब इनके इनके सारे विचारों को संगठित किया और क्रमबद्ध तरीके से इनके जो विचार है इनको इस पुस्तक में लिखा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसी वजह से इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी अपन कहते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक भूगोल के अंदर जैसे पहले ये लोग जो भी बता के जा रहे थे, जैसे डार्विन आ गया, रिटर आ गया, स्पेंसर सेफल आ गया, ये लोग नॉर्मल चीज़ें बता के जा रहे थे। तो राजनीतिक भूगोल के अंदर जो प्रथम ग्रंथ है ना, इसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल को इसको प्रथम ग्रंथ मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका जो पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इस पुस्तक के अंदर इसका पूरे एक सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। इसी वजह से इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं और राजनीतिक भूगोल का संस्थापक भी बोलते हैं। राजनीतिक भूगोल का संस्थापक भी बोलते हैं। ये मैं आपको इसे समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स जो है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ इसने एक बुक तो लिख ली, रेडजिल के क्या काम थे देखना, मैं बताता हूँ, देखना। सबसे पहले तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक लिखी, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी बुक लिखी। बुक में क्या क्या किया इसने कि इन चारों के विचारों को संकलित किया और क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से अपनी बुक के अंदर पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर इसने एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से इसने पूरा का पूरा समझा दिया और पूरा का पूरा वर्णित कर दिया, ठीक है। इस वजह से इसको संस्थापक और फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। दूसरा इसने क्या किया था कि जैविक राज्य की संकल्पना, जैविक राज्य की संकल्पना, जैविक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करी। और तीसरा अपन इसको बोलते हैं लेवनसरम, ठीक है। लेवनसरम की जो अवधारणा है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपन समझेंगे आगे। पहले इसको अपन समझते थे, एक चीज़ अपन ने समझ ली। दूसरी चीज़ अपन समझने के लिए क्या करेंगे कि जैविक राज्य का सिद्धांत, ठीक है। पहले अपन देखते हैं जैविक राज्य का जैविक राज्य के सिद्धांत के अंदर क्या किया था कि ये बताता है, जैसे डार्विन ने बताया था कि चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, कि किसी भी जीव को अपने अस्तित्व के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ता है। वो नहीं, ऐसा नहीं करेगा तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। ये क्या चीज़ बोलता है देखना, ये चार्ल्स डार्विन की बातों को उठा के यहाँ पे अपने जैविक राज्य का सिद्धांत है ना उसमें लिखता है, देखना कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, ये चीज़ बोलता है, मतलब कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और अपने विकास के लिए, जैसे ये कोई जीव है, ये जीवों के बारे में बता रहा है ना, ये कोई जीव है, ये स्टेट पे बाद में लागू होगा। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और अपने विकास के लिए, एक तो इसको सस्टेन करने के लिए कि अपने इन्वायरमेंट में ये जी रहा है, या इसको सस्टेन कर रहा है तो जीवित रहने के लिए, और अपने विकास के लिए, जैसे ये जीव है ना तो ये बड़ा भी होगा, इसको भोजन संसाधन की जरूरत भी होगी और इसको अन्य चीज़ों की भी जरूरत होगी, तो इसको अपनी रक्षा के लिए और अपने विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ बोलता है, संघर्ष रहना पड़ेगा। एक जीव के बारे में ये चीज़ बताता, तो ये जीव की जो चीज़ है ना एक स्टेट पे लागू करता है ये, ठीक है, एक राज्य पे लागू करता है। एक राज्य पे कैसे लागू करता है कि जैसे कोई भी एक राज्य है तो उसको अपने अस्तित्व के लिए, अपने विकास के लिए हमेशा संघर्ष रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा, जैसे एक जीव अपने अस्तित्व और रक्षा के लिए, विकास के लिए हमेशा संघर्ष करता है, नहीं करता, करता है ना। तो दूसरा अपन क्या देखता है, ये राज्य के बारे में स्टेटमेंट देता है कि राज्य को अपने सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने विकास के लिए, दूसरा अपनी रक्षा के लिए, तीसरा अपने अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्षरत रहना ही पड़ेगा। अगर वो संघर्षरत नहीं रहेगा तो राज्य अपना पूरा का पूरा अस्तित्व खो देगा। कैसे कि राज्य को विकास करना है तो अपने पड़ोसी राज्य, जैसे ये इसका पड़ोसी राज्य हो गया तो इसको पड़ोसी राज्य पे अटैक करना होगा, इसको पड़ोसी राज्य पे अटैक करना होगा।
और अपनी रक्षा के लिए भी अपने चारों तरफ जो ऐसी ऐसी चीज़ें बना के रखनी होगी जिससे कोई दूसरा राज्य अपने पर अटैक ना कर सके अपने अस्तित्व के लिए। यानी कि अपने अस्तित्व, जैसे कोई ये राज्य है, इसके अंदर बाउंड्री या टेरिटरी का एरिया बहुत छोटा है, एरिया बहुत छोटा है, यहाँ पे संसाधन नहीं है, तो संसाधन के लिए इसको, जैसे इस राज्य में संसाधन है तो इस राज्य में संसाधन के लिए इसको इस पर अटैक करना पड़ेगा। तो इसका अटैक करेगा, इसको संसाधन मिलेंगे तभी इसकी पॉपुलेशन को ये जो है सही तरीके से संभाल पाएगा, सही तरीके से सब चीज़ उपलब्ध करा पाएगा। अगर इसके पास होगी नहीं तो ये अपना अस्तित्व खो देगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ राज्य के बारे में एक जो रेडजल है वो जैविक राज्य के सिद्धांत है ना, उसके बारे में ये चीज़ समझाता है जीव का एग्जाम्पल देके कि राज्य भी एक जीव की तरह है। जैसे जीव अपने अस्तित्व और रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है, उसी तरीके से राज्य को भी अपनी विकास, रक्षा और अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में ही नहीं आई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो इसके बाद में अपन देखते हैं ये चीज़ पूरी समझ एकदम एकदम सही तरीके से समझाया आपको, इजी तरीके से, ठीक है। और दूसरे अपन देखते हैं कि लेवन सरम के उदाहरण, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि लेवन सरम का मीनिंग क्या होता है। लेवन सरम का मीनिंग ही ये होता है कि रहने के लिए स्थान, ठीक है, रहने के लिए स्थान। लेवन सरम का मीनिंग यही होता है। लेवन सरम का जो अपन मीनिंग देखेंगे इसका मीनिंग ये होता है रहने के लिए स्थान। अब अपन इसका एक जो पूरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू है ना वो देखते हैं कि रेडजल ने अपनी बुक कब लिखी थी, लगभग 1897। ये कौन सा एंड चल रहा है, 18वीं सदी का, तो 18वीं सदी का तो अंतिम एंड और 19वीं सदी का शुरुआती एंड, ये चल रहा है ना। तो अपन इसी टाइम में अपन देखते हैं कि पूरे विश्व भर में क्या हो रहा था कि 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी की अंतिम में और 19वीं सदी की शुरुआत में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ था कि तीव्र गति से बहुत ज़्यादा विकास होने लगा था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी थी ब्रिटेन के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर बहुत भयंकर तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये इतनी चरम पीक पे धीरे धीरे शुरू हो रहा था इस समय, ठीक है, चरम पीक पे चला जाता है। इसी समय क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो पूंजीवादी लोग हैं वो और ज़्यादा पूंजी कमाने के लिए या और ज़्यादा ऐसा कुछ करने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इसी समय पॉपुलेशन बढ़ रही नहीं थी, नहीं बढ़ रही थी। ये पेज थोड़ा भर गया अपन, तो इसको आगे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अपन इसको यहाँ पे समझते हैं कि मैंने आपको जैसे एक चीज़ बताई थी कि अपन ने सबसे पहले तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी देख ली थी, इसकी जो बुक थी। दूसरा अपन ने जैविक राज्य का सिद्धांत देखा, जैविक राज्य की अवधारणा बोल दो, सिद्धांत बोल दो, ये चीज़ अपन ने देखी थी कि जैविक राज्य कैसे जीव का एग्जाम्पल देके बताता है कि स्टेट को भी जो है संघर्ष, रक्षा और अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा, विकास के लिए, इन सब के लिए। अब अपन लेवन सरम देख रहे थे, अपन। तो लेवन सरम के अंदर अपन क्या देख रहे थे कि 19वीं सदी, 18वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के तो अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में अपन देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है अपने शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है। और वहाँ पे जो पूंजीपति लोग हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रॉफिट कमा सकें। तो उसी वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, वही टाइम एक ऐसा था जिसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। क्यों ग्रोथ कर रही थी, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए थी, कैपिटल मतलब पूंजी चाहिए थी, ठीक है। तो इस वजह से देखना, पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी मशीनरी चीज़ें होती है वो भारी मात्रा में बनना शुरू करती है। और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में अब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टेब्लिश हो रही है, तो उस समय लोगों को, एक मजदूर लोगों को भी, एक मजदूर वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, मजदूर वर्ग, ठीक है, ये मजदूर वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। इसके ऊपर कार्ल मार्क्स भी इसके बारे में पढ़ाता है, मजदूर वर्ग के बारे में कि कैपिटलिस्ट कैसे इनका शोषण करते हैं। ये सब चीज़ें अपन कार्ल मार्क्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे अपन, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। यही चीज़ पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पॉपुलेशन एवोल्यूशन में आती है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब देखना, जैसे कोई ये स्टेट है, जैसे अपन एक इंडिया का ही ले लेते हैं, ठीक है, इंडिया का मैप अपन ले लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया। इस इंडिया के अंदर जैसे रेवोल्यूशन हो रहा है, आईआर, ठीक है, आईआर हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इसके अंदर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके लिए रहने के लिए स्थान कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा,
रहने का जो स्थान है, रहने का जो स्थान है वो कम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे कि जैसे एक ये कोई एक जगह है, ठीक है, ये कोई एक जगह है, यहाँ पे 100 लोग निवास कर रहे थे पहले, लेकिन अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे कितने लोग हो गए, 250 लोग हो गए। 250 लोग हो गए तो यहाँ पे रहने के लिए तो स्थान की जगह कम पड़ गई ना लोगों के लिए। तो अब रहने के लिए क्या करेंगे ये लोग, और टेरिटरी ढूंढेंगे, ठीक है, और टेरिटरी ढूंढेंगे तो इनको रहने के लिए स्थान चाहिए। तो यहीं से एक लेबन श्रम की जो अवधारणा है यहीं से डेवलप होकर आती है कि लोगों को इंडस्ट्रियल, मैं जैसे आपको एक बोल के समझा देता हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस समय के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ करने लगी थी। उस समय जो लोग हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो रहने के लिए तो एक भूमि भूमि की कमी महसूस करने लगे थे, यानी कि भूमि की कमी महसूस करने लगे थे। दूसरा दूसरा वो क्या कर रहे थे कि दूसरा जो अपने जो संसाधन होते हैं विकास या जीवित रहने के लिए, अस्तित्व के रहने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे भूमि तो होगी होगी, दूसरा उनको संसाधन भी चाहिए होता है। संसाधन ऐसा नहीं कि कोयला पेट्रोल ये सब चीज़ें, संसाधन मतलब भोजन को भी अपन संसाधन बोलते हैं। भोजन ये चीज़ भी एक संसाधन होती है। बाकी सारी हवा, जल, पानी, मिट्टी वगैरह इन सब चीज़ों को अपन संसाधन के अंदर कंसिडर करते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए, भूमि चाहिए, संसाधन चाहिए, संसाधन में भोजन वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए अब यहाँ पे तो जगह कम पड़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है यार की वजह से। तो इनको रहने के स्थान के लिए कमी महसूस होने लगी। तो ये रहने के लिए स्थान के लिए अब क्या करेगा, अब देखना, रहने के स्थान के लिए अब क्या करेगा कि जैसे ये कोई टेरिटरी है, ये अपन इंडिया का बात कर लेते हैं, और यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, अपन एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं आपको कि अब इसके पास अगर रहने के लिए स्थान कम पड़ गया तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसकी टेरिटरी एक्वायर करेगा, इसकी टेरिटरी पे अधिकार करेगा अपना। और इसकी टेरिटरी पे अधिकार करने से इसको क्या मिलेगा, एक तो जगह भी मिल जाएगी, दूसरा इसको इस टेरिटरी के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो इसका जीवित रहने के लिए इसने अपना विकास भी कर लिया, और जीवित रहने के लिए इसने और दूसरे संसाधन भी ढूंढ लिए जिसका इसका अस्तित्व है जो वो बच सके, ठीक है, इसका अस्तित्व बच सके। तो ये पूरी की पूरी लेबन श्रम की अवधारणा थी जिसके अंदर ये क्या करता है कि लेबन श्रम के अंदर जो मतलब रहने के लिए स्थान है, मेन उसी चीज़ को देखा जाता है कि रहने के लिए स्थान के लिए रेडजेल बताता है और अपनी बुक के अंदर लेबन श्रम की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत करता है। अब अपन देखने की एक निबंध आता है इसका, जिसका, ठीक है, जिसका नाम है ढेर लेबन श्रम, अपन इसको बोल सकते हैं। ये एक निबंध होता है इसका रेड जेल का, ठीक है, रेड जेल का निबंध होता है। ये जो रेड जेल का निबंध होता है ना, ये समर्पित तो किसको होता है, ये किसके नाम पे समर्पित होता है पता है, सेफेल के नाम पे, जिसको अपन ने पढ़ा था कि इसने जर्मनी में जो प्रसार किया था, अपन ने पहले पढ़ा था स्पेंसर और सेफेल। तो ये जो निबंध है इसको, ये निबंध भी कभी कभी पूछा जाता है, ये निबंध का कोटेशन देकर पूछ लिया जाता है कि ये निबंध किसको समर्पित था, तो सेफल को समर्पित था। लेकिन क्या हुआ था कि सेफल को लोग नहीं जानते इतना, इस सेफल के स्थान पे किसका नाम फेमस हो गया, डियर लेबनसरम में रेड जेल का नाम फेमस हो गया। तो रेड जेल को ही मतलब अपन जैसे जानते हैं लेबनसरम का नाम आते ही अपन ऐसे जानते हैं कि रेड जेल ने दिया, हाँ लेबनसरम की अवधारणा रेड जेल ने दी, लेकिन जो डेयर लेबनसरम का जो निबंध था ना ये सेफल को समर्पित था, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखना इस मतलब क्या बोलते हैं अपन, ये जो कॉन्सेप्ट था ना पूरा का पूरा रेड जेल का, कौन सा कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने। पॉलिटिकल ज्योग्राफी बुक तो अलग ही बात थी, बुक की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, बुक तो उसने लिख दी, लेकिन दो चीज़ें थी यहाँ पे, कौन सी चीज़ें थी, एक तो जैविक राज्य की संकल्पना, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टेट का कॉन्सेप्ट, और दूसरा था लेबनसरम, और दूसरा था लेबनसरम। जैविक राज्य की संकल्पना भी अपन ने पढ़ी कि कैसे जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, विकास करता है, ये सब चीज़ें। लेबन श्रम की भी अवधारणा अपन ने पढ़ी कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, टेरिटरी कम पड़ जाती है, रहने के लिए स्थान कम पड़ जाता है, तो वो अपने विकास और अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्ष रहता है, दूसरे राज्य पर अटैक करता है। ये चीज़ें अपन ने पढ़ी। देखना इन चीज़ों से जियो पॉलिटिक्स कैसे उभर के आता है, जियो पॉलिटिक्स कैसे उभर के आता है, ये जो चीज़ें हैं ना लेबन श्रम की अवधारणा और ऑर्गेनिक स्टेट की जो कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट उसको किसको जन्म देता है, भू राजनीति को, भू राजनीतिक को, जिसको अपन
जिसको अपन जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। जियो पॉलिटिक्स में भी अपन यही पढ़ते हैं कि कोई टेरिटरी है, जैसे ये इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे ये जर्मनी हो गया और ये फ्रांस हो गया, ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सब चीज़ें, ये सब यहाँ पे कंट्री है। तो ये जो है ना, जैसे जर्मनी ने रशिया पे अटैक करने की बात करी थी, ठीक है, जर्मनी ने रशिया पे अटैक करने की बात करी थी, तो किस वजह से करी थी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। हिटलर था यहाँ पे, ठीक है। तो हिटलर का जो क्या नाम है, सेनापति था, होशोफर था। होशोफर अपन ने शुरुआती दौर में पढ़ा था कि अपन 3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि एक तो रेडजिल हो गया, दूसरा जेलन हो गया, तीसरा होशोफर हो गया। तो ये तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे अपन, जियोपॉलिटिक्स का विचार आएगा। जियोपॉलिटिक्स का विचार ऐसा है कि किसी भी देश को जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, इन चीज़ों को देख के, अपने संसाधन के लिए, तो इन चीज़ों को ये देख के दूसरे देशों पे ये अटैक करता है। तो यहाँ से जियोपॉलिटिक्स की एक नींव रखी जाती है, यानी कि एक अवधारणा बिल्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अपन जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना, जियोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, तो उसको पढ़ेंगे तो उसकी एक नींव बन रही है यहाँ पे कि रेडजेल ने क्या क्या पढ़ाया है, रेडजेल ने क्या क्या संकलित किया अपनी बुक के अंदर। तो वही चीज़ें यहाँ पे जो है एक इसका जियोपॉलिटिक्स का एक आधार बना रही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रेडजेल तो ये चीज़ें देके चला गया था। पहला जैविक ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी देके चला गया था। ऑर्गेनिक स्टेट की जो संकल्पना है वो देके चला गया था। और दूसरा अपन क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक स्टेट, और दूसरा अपन देखते हैं लेबनसरम, ये देके चला गया था। और यही किसका बेस बनती है, यही जियोपॉलिटिक्स का बेस बनती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि रेडजेल जो है ना, इसके बहुत सारे अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है शिष्य थे, ठीक है। तो रेडजेल के जो सबसे निकटतम 2 अनुयायी बताता हूँ, जिसको अपन बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और बहुत बार आपने नाम भी सुना होगा इनका। एक तो देखते हैं अपन शैम्पुल, एलन चर्चिल शैम्पुल, जिसका पूरा नाम है, ठीक है। तो सिंपल, एलन चर्चिल सिंपल, जिसको अपन देखते हैं कि जो अपने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर अपन देखते हैं कि जो मानव भूगोल है, उसका जो प्रचार प्रसार है, इसका यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसने किया, एलन चर्चिल सिंपल। इसको अपन किस में पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल थॉट्स के अंदर। ज्योग्राफिकल थॉट्स के अंदर अपन इसको एलन चर्चिल सिंपल को पढ़ेंगे। दूसरा जो सबसे खास क्लोज एकदम, दूसरा जो अपने इसके सबसे क्लोज जो अनुयायी था वो कौन था, जेलन, ठीक है। जेलन ये था स्वीडिश अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था ये, ठीक है। तो ये, और एक तो जेलन, एक एलन चर्चिल सिंपल, ये इसके दोनों सबसे बढ़िया शिष्य थे, ठीक है, सबसे खास शिष्य और सबसे क्लोज शिष्य। तो ये लोग, ये तो यूएसए में जाके इसका प्रचार प्रचार करती है। और जेलन क्या करता है कि रेडजेल की डेथ हो जाती है 1904 के अंदर, ठीक है। रेडजेल की डेथ हो जाती है। रेडजेल की डेथ होने के बाद में जेलन जो है ना, ये इसकी जो अवधारणा होती है किसकी, ऑर्गेनिक स्टेट वाली, ऑर्गेनिक जैविक राज्य के सिद्धांत वाली, जैविक राज्य के सिद्धांत वाली जो अवधारणा होती है ना, इसको आगे बढ़ाने का काम इसके रेडजेल के बाद में कौन करता है, जेलेन करता है, ठीक है। जेलेन जो है इसको आगे ऑर्गेनिक स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करता है। और दूसरा, ये जियोपॉलिटिक्स के लिए भी एक नींव बनाता है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स देखना डेवलप हो रही है यहाँ से, कौन कौन डेवलप करने में लगा हुआ है, रेडजेल के अपन ने पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अगर नहीं भी आया हो तो भी कमेंट करके बता देना, और अच्छे से समझ में आया हो तो भी एक बार कमेंट तो ज़रूर करना और लाइक करना, ठीक है। रेडजेल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे जेलन के बारे में कि जेलन ने रेडजेल की डेथ के बाद में कैसे जेलन ने इसका रेडजेल का कार्यभार संभाला और इसको जो ऑर्गेनिक स्टेट की जो थ्योरी है उसको कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे होशोफर, और होशोफर पढ़ेंगे तब तो अपने को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये हिटलर है ना, हिटलर का सेनापति था। और होशोफर ने बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब अपन देखते हैं ना कि जियोपॉलिटिक्स को डेवलप करने का जो मेन काम किसका था, वो अपन देखते हैं होशोफर का था। ये पहले प्रोफेसर रहता है, फिर हिटलर इसको, वर्ल्ड वॉर चलता है तब हिटलर इसको अपनी सेना में नियुक्त कर लेता है, फिर इसको जर्मनी भेजता है कि जर्मनी कैसे रशिया से जीत गया था, एक छोटा सा कंट्री होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसके होशोफर के बारे में। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। तो अपना जो अभी आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक था अपना रेडजेल के बारे में, रेडजेल के बारे में देखना, दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में देखना, और तीसरा था लेबनसरम के बारे में देखना, ठीक है। तो ये तीनों आपको
अच्छे से समझ में आई नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगला टॉपिक जो अपन जेलेन के बारे में लेने जा रहे हैं, अगला टॉपिक जेलेन के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा टॉपिक अपन होशोफर के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि जियोपॉलिटिक्स तो पहले पढ़ाता है, लेकिन मैं बाद में पढ़ाता हूँ जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स बाद में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की जो नींव है ना, वो इन तीनों लोगों से बनती है। ये तो बहुत ज़्यादा इसको मतलब फैला देता है पूरा जियोपॉलिटिक्स को। हिटलर वर्ल्ड वॉर करता है, हिटलर अटैक करता है जर्मनी से, रशिया पे अटैक करता है, जर्मनी से दूसरे देशों पे अटैक करता है, तो वो हिटलर इसकी वजह से करता है, ये सब कांड करवाता है। तो अपन इसके बारे में पहले बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी लोग इसको देखें, शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें।